गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सनोज कुमार है और आप देख रहे हैं डेवी कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग बिजनेस स्टडी का लेसन 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो लेसन का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग लेसन 1 के बारे में देखे थे और इस बार हम लोग लेसन 2 के बारे में देखेंगे। अगर आप लोग में से कोई ऐसा भी हैं जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, लेसन 1 नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले लेसन 1 देख लीजिए, उसके बाद लेसन 2 पर हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अगर डिक्शनरी से सर्च कीजिएगा तो उसमें आपको मिलेगा बेसिक आइडिया और रूल। ठीक है, या फिर और डीपली अगर जाने पे हम लोगों को यह मिलता है हाउ समथिंग वर्क और हैपन, यानी कोई भी काम कैसे होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई भी काम कैसे होता है। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अगर हम लोग चले तो उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन। इसका मतलब यह होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है एक स्टेटमेंट होता है जिसमें फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं। कहने का मतलब कि मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं एक स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें वास्तविकता सच्चाई होता है, जो मौलिक सच्चाई होता है, जो सही बात है वो छिपा हुआ होता है, जो कि एज एक्ट एज ए गाइडलाइन, जो कि एक सुझाव के रूप में काम करता है। ठीक है, किसके लिए काम करता है? मैनेजर के लिए एक सुझाव के रूप में काम करता है, ताकि वह जो है अपना निर्णय खुद ले सके। मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी निर्णय होंगे, एक्शंस होंगे, वो ले सके। यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें फंडामेंटल ट्रूथ छिपा हुआ होता है, जो मैनेजर्स को एक गाइडलाइन देता है डिसीजन लेने में। किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल ये दोनों में अंतर समझेंगे। ठीक है, देखिए कहता है कि मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल होता है वह बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जबकि साइंस का प्रिंसिपल जो होता है रिजिड होता है। कहने का मतलब कि मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल होता है वह लचीला होता है, ज़रूरत पड़ने के अनुसार वह चेंज किया जा सकता है, इधर उधर थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन साइंस का जो भी प्रिंसिपल होते हैं वह रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इट इज अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल होता है वह रचनात्मक होता है, अपनी रचना के आधार पर अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है। लेकिन साइंस का जो भी प्रिंसिपल होता है इट इज अप्लाइड विथ अब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर। यह जो है अब्सोल्यूट मैनर में होंगे, यानी कि जो पहले से प्रीडिफाइन किए हुए हैं, पहले से जो बनाए हुए हैं उसी के आधार पर होंगे। इसमें जो है क्रिएटिविटी नहीं होंगे। ठीक है, और अब हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कहता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैज़ टू कीप पेस विथ चेंज इन एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी चेंज होते हैं। पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार यानी कि इन्वायरमेंट में चेंजेस के अनुसार। कहने का मतलब कि मार्केटिंग में डिमांड अगर हाई हुआ, मार्केट में डिमांड लो हुआ, या मार्केट में बिजनेस से संबंधित जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं उस उतार चढ़ाव को मद्देनज़र रखते हुए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हैं वह आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, चेंजेस किया जा सकता है। लेकिन साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। साइंस के जो भी प्रिंसिपल हैं वह फिक्स हैं, उसमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए लिखा गया है साइंटिफिक प्रिंसिपल डू नॉट चेंज विथ टाइम। समय के अनुसार साइंस का प्रिंसिपल चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग मैनेजमेंट का प्रिंसिपल और उसके बीच का टेक्निक यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स देखेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल होता है वह एक्शन करने के लिए एक गाइडलाइन होता है। यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो गाइडलाइन होते हैं जो काम को करने में मदद करते हैं, एक सहायक होते हैं।
लेकिन मैनेजमेंट का जो टेक्निक होता है वह एक मेथड होता है, तरीका होता है और प्रोसीड्यूर होता है, यानी कि स्टेप्स होते हैं जिसमें जो हैं सीरीज ऑफ स्टेप शामिल होते हैं, यानी कि क्रमबद्ध होते हैं। पहले कौन सा काम को करना है, उसके बाद कौन सा काम को करना है, ठीक है। ये एक सीरीज होते हैं, मैनेजमेंट का टेक्निक जो होता है, काम करने का एक टेक्निक सीरीज होता है जिससे हम लोग अकम्प्लिश गोल, यानी कि जो भी हमने फिक्स गोल किया था उस गोल को अचीव करने में मदद करता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट के जो टेक्निक्स होते हैं, गोल जो भी हम लोग बनाए थे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल बनता है उस गोल को अचीव करने के लिए जो अपनाए गए स्टेप होते हैं, उस स्टेप्स को हम लोग यह कहते हैं कि मैनेजमेंट का टेक्निक है। लेकिन मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वह एक गाइडलाइन होता है जो कि कैसे काम को करना है उसमें सहायक होता है, ठीक है। अब हम लोग जब पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो होता है वह बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, ठीक है। और मैनेजमेंट का टेक्निक जो होता है कम लचीला होता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स या तो फिर नेचर देखेंगे। याद रहे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है और पिछला लेसन में हम लोग जो पढ़े थे मैनेजमेंट, उसका फीचर अलग होता है। वो फीचर्स को कभी भी आप इसके साथ कंपेयर मत कीजिएगा, ये अलग फीचर्स होते हैं और वो अलग होते हैं। पहला लेसन में हम लोग जो भी पढ़े थे मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक वो अलग हैं, और इस लेसन में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो भी हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिफरेंट हैं। दोनों एक नहीं होता है, दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। कहता है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि कहने का मतलब कि ये परवेसिव होता है। परवेसिव का मतलब हम लोग लेसन 1 में पढ़ चुके हैं। कहता है कि जहाँ बिजनेस होगा वहाँ पर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई होगा ही होगा। वो बिजनेस चाहे कहीं भी हो, ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी हो, देश के कोई कोना में हो, देश विदेश कहीं भी हो, जहाँ जहाँ मैनेजमेंट होंगे, जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, कंपनी होगा, बिजनेस होगा, वहाँ वहाँ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वह यूनिवर्सल अप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो जनरल गाइडलाइन है। इसको समझने से पहले हम एक आपको एग्जांपल बताना चाहते हैं कि आप लोग के बचपन में आपके पेरेंट्स और आपके स्कूल टीचर्स दोनों ने कुछ आपको ऐसा सिखाया है जिससे आप जो हैं हर एक समस्या का समाधान खुद निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि उन्होंने सिखाया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बना करके रखना है, ठीक है। और उस प्रॉब्लम हमारे साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका कारण खोजना है। और उस जब कारण हमको मालूम चल जाएगा तो उसका सॉल्यूशन आप खुद से खुद निकाल सकते हैं। ऐसा हमारे टीचर्स, पेरेंट्स ने समझाया है, सिखाया है। तो ठीक उसी तरह से ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता है। जनरल एस एक्ट एज ए गाइडलाइन, यह जो है एक गाइडलाइन के जैसे काम करता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है लेकिन एक सुझाव है कि अगर ऐसा परिस्थिति हो तो आपको इस तरह से काम करना चाहिए। कहने का मतलब कि प्रॉब्लम्स जो भी हो उसका सॉल्यूशन खोजने में मैनेजमेंट का प्रिंसिपल मदद करता है। यह मैनेजमेंट और प्रिंसिपल का खासियत भी है, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जिसका नाम फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट है। देखिए इसके अंदर कहता है कि मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल होते हैं एक दिन में नहीं बनता है, उसको बनाने में बहुत साल लग जाते हैं। कहने का मतलब कि प्रिंसिपल जो होते हैं मैनेजमेंट के वो बहुत साल का रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस वही जो है हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। अगर कोई किसी के बारे में हम लोग बहुत ही डीपली बहुत सालों से सर्च कर रहे हैं तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो हो जाते हैं प्रिंसिपल बन जाते हैं, ठीक है। और यह ऐसा नहीं है कि ऐसे प्योर साइंस के जैसा कि जिसमें फिक्स रहता है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ हमेशा फिक्स है, या तो साइंस में
अन्य लॉ भी हैं, अन्य जो रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट है, उसका जो रिजल्ट निकलता है वो फिक्स ही होता है। जैसे कि H2 को O के साथ कंबाइन करेंगे तो H2O ही बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो वाटर बनता है ना। इसमें हम लोग अपने मन से चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं साइंस में, लेकिन मैनेजमेंट में हम लोग ज़रूरत के अनुसार प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वह एक दिन में नहीं बनते हैं, उसको बनाने में बहुत साल लग जाता है, और यह रिसर्च जो है अभी भी चल रहा है। ठीक है, ज़रूरत के अनुसार इसमें जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वह चेंज होते रहता है। यह एक रात का बात नहीं होता है, इसको बनाने के लिए बहुत साल का मेहनत लगता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो फ्लेक्सिबल है। कहता है कि इसमें जो है बिजनेस में हालात अलग अलग होते हैं, हर समय एक ही हालात नहीं होता है, इसीलिए समय अनुसार हालात बदलते हैं। तो कहता है कि अलग अलग हालात में अलग अलग तरीका का उपयोग करना भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का एक रोल होता है। ठीक है, ज़रूरत के अनुसार मैनेजमेंट में के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वह चेंज होते रहता है, वो क्रिएटिविटी के थ्रू होता रहता है। अगर आप जो है ज़रूरत पड़ता है उस समय अपना क्रिएटिविटी ऐड करके उसमें हम लोग उसको चेंज करते रहते हैं। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि मेनली बिहेवियरल है। ठीक है, कहता है कि यह जो है ह्यूमन के बिहेवियर को कैप्चर करता है। ठीक है, एम्प्लॉय के साथ कैसे बिहेव करना है, हर एक कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सब का एक तरीका होता है बिहेवियर करने का, किस तरह से किसके साथ बिहेव करना है उसका भी एक तरीका होता है, जो कि मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर ये सब मेंशन किए हुए रहते हैं। ठीक है, यानी कि कौन से इंसान के साथ किस तरह से बिहेव करना है। हर एक इंसान का थॉट जो है एक जैसा नहीं होता है, कोई इंसान ऐसा होता है जो बात बात पर गुस्सा हो जाता है, या कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके सामने आप भला बुरा कर दीजिएगा वो गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं वो काल्म रहते हैं, शांत रहते हैं। तो ये इंसान का जो है बिहेवियर कैसा है उसके बारे में ये कैप्चर करता है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। देखिए, कहता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कहने का मतलब कॉज का मतलब होता है कोई कारण, और इफेक्ट का मतलब होता है उसका प्रभाव। इट मीन्स अगर आप पढ़ाई करिएगा तो आप सफलता प्राप्त करिएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करिएगा तो सफलता प्राप्त करिएगा, परीक्षा में नंबर अच्छे आएंगे। यहाँ पर देखिए, पढ़ाई करना आपका कॉज है, अच्छा मार्क्स आना, सफलता प्राप्त करना, ये आपका इफेक्ट है। ठीक है, तो कहता है कि कोई भी काम जब हम लोग करते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है ना। तो जो काम हम लोग किए वो काम हमारा कॉज होता है, और जो रिजल्ट निकला वो हमारा इफेक्ट होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि अगर हम लोग ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे दांतों में कैविटी हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है ब्रश नहीं करना, ये क्या हो गया, कॉज हो गए, और कैविटी हो जाना इफेक्ट हो गया। तो कहता है कि बिजनेस मैनेजमेंट में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होते हैं। अगर बिजनेस मैनेजमेंट में अच्छा सही ढंग से काम करिएगा वो हो गया कॉज, तो आप सक्सेस प्राप्त करिएगा, प्रॉफिट अर्न करिएगा, वो हो गए आपके लिए इफेक्ट। इन दोनों का रिलेशन जो है हमेशा बने हुए रहता है। ठीक है ना। अब हम लोग पॉइंट नंबर 7 के तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है। कहता है इसके अंदर कॉन्टिंजेंट, यह जो होता है हालात के ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस में तरह तरह के हालात होते रहते हैं, हर समय एक ही तरह का हालात नहीं होता है। ठीक है ना, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो उस हालात के ऊपर जिस तरह का हालात होंगे, माहौल होंगे, उस तरह से अपने आप को, बिजनेस को ढाल लेना कॉन्टिंजेंट कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल देखेंगे, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंस क्यों होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है इम्पोर्टेंट क्यों होता है। यानी कि हम यह भी कर सकते हैं कि अब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कहता है
कि मैनेजमेंट जो होता है वो जो भी उसके अंदर प्रिंसिपल होता है उसको यूज करना मैनेजर्स को काम होता है। उस प्रिंसिपल्स को मैनेजर कहाँ पर उपयोग करेगा ये जो है मैनेजर का निर्णय होता है। ठीक है, यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो है एक आइडिया है। मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स हैं वो अपना आइडिया को, गाइडलाइन को, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। यानी कि हम दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि यह जो है टॉपिक जो है नॉलेज और बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। सर्कमस्टांसेस के हालात को समझने के लिए यह जो है नॉलेज और बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, जिससे मैनेजर उस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकता है। ठीक है ना। अब हम लोग अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, साइंटिफिक डिसीजन। इसमें कहता है कि मैनेजर को डेली बेसिस पर बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है ना। और अगर ये डिसीजन लेते समय मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को ध्यान में रख करके ले तो ये ज़्यादा असरदार होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर कोई मैनेजर प्रिंसिपल को डिसीजन में रखते अगर कोई मैनेजर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए कोई डिसीजन लेता है तो वह डिसीजन काफ़ी यूज़फुल होता है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है और शायद ही कभी ऐसा चांस बन पाता है जो अनसक्सेसफुल होता है। मोस्टली 95% जो है सक्सेस होता ही है। अगर कोई मैनेजर मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेता है तो 95% चांसेस रहते हैं कि वह डिसीजन सक्सेस हो जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। कहता है कि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है वह चेंज होते रहता है। ठीक है ना। जब जब बिजनेस का इन्वायरमेंट चेंज होगा तब तब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी उसके आधार पर चेंज करना पड़ेगा। जब जब बिजनेस का इन्वायरमेंट चेंज होगा, इट मीन्स मार्केट में डिमांड फ्लक्चुएट होगा, तब तब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपना चेंज करना पड़ेगा, उस आधार पर उसको ढालना पड़ेगा। ठीक है ना। कहता है कि मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल होते हैं वो मैनेजर को ऐसे ट्रेंड कर देते हैं ताकि वो अपने आप को समय अनुसार चेंज कर ले। देखिए, हालातों के अनुसार चेंज करना मैनेजर को किस तरह से हालातों के अनुसार अपने आप को चेंज करना है उसके बारे में मैनेजर्स को ट्रेंड किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं कि अगर बिजनेस को सही दिशा दिखाना है, करेक्ट डायरेक्शन दिखाना है, तो मार्केट में इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस के अनुसार बिजनेस को भी उसके रुख में ले जाना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए हर एक मैनेजर्स को पहले से ही ट्रेनिंग दिया जाता है। अब हम लोग अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वह टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है। ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है जिसमें मेजर प्लान एंड पॉलिसी बनाए जाते हैं। ठीक है ना। यह जो है एक गाइड करता है उस पॉलिसी को कैसे क्रमबद्ध किया जाए, यानी कि उस पॉलिसी को कैसे सीरीज में उपयोग किया जाए, सही पॉलिसी है या अच्छा पॉलिसी नहीं है, ये सब जो है असरदार करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि एक बिजनेस मैनेजमेंट में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिसी जो भी बनते हैं वो असरदार होने चाहिए और इफ़ेक्टिव होने चाहिए। अब हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता है कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी में रह करके ही अपना काम करता है। ठीक है ना। यानी कि उसके यहाँ जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, कस्टमर होते हैं, वह सब वही सोसाइटी के होते हैं, अगल बगल के ही होते हैं। उस बिजनेस में आने वाला रॉ मटेरियल भी सोसाइटी से ही आता है। इसलिए बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वह सिर्फ प्रॉफिट न कमाए और बल्कि वह जो है सोसाइटी में रह करके, जिस सोसाइटी में रह करके वह काम कर रहा है उसको भी ध्यान में रखे और उसकी भलाई के लिए, उसके हित के लिए भी कुछ काम करे। ठीक है ना। इसीलिए जो
सोसाइटी के जो रिक्वायरमेंट हैं उसके प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और अब हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। कहता है कि जब भी कोई मैनेजर अपना कैरियर स्टार्ट करता है तो उसके पास उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, एजुकेशन प्राप्त करना होता है। जैसे कि बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस वाले फील्ड में आपको उसके लिए डिग्री लेना पड़ेगा, एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे कि हो सकता है आप एमबीए करिए या बीबीए करिए, ये सब मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं। आप मैनेजमेंट का जब तक बिजनेस का कोर्स नहीं करिएगा तब तक आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहता है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम एक कहानी की तरफ चलते हैं, हेनरी फयोल के बारे में है। ठीक है। कहता है कि एक हेनरी फयोल नाम के व्यक्ति थे जो 1841 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ था फ्रांस में। ठीक है। हेनरी फयोल का जन्म 1841 ईस्वी के फ्रांस में हुआ था। कहता है कि वह 1860 ईस्वी में माइनिंग इंजीनियरिंग किए थे। माइनिंग इंजीनियरिंग कहने का मतलब कि जो खनिज पदार्थ को खोद करके जो जिसको निकाला जाता है उसको माइनिंग कहते हैं, उसी में उन्होंने इंजीनियरिंग किए थे। ठीक है। और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कोयल माइनिंग कंपनी में वह एक इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। ठीक है। कोयल माइनिंग कंपनी में वह इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। ठीक है ना। कहता है कि 1888 ईस्वी के बाद उसे कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया। 1888 ईस्वी में यानी कि 1888 में उनको कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया। उस समय क्या हो रहा था कि उसका जो कंपनी था, कोयल माइनिंग कंपनी जो था, इंसॉल्वेंसी होने के कगार पर था, यानी कि बैंकरप्ट होने के कगार पर था। ठीक है ना। तो उन्होंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैनेजमेंट के टेक्निक को यूज किया, अपना मैनेजमेंट की टेक्निक को यूज करते हुए उस कंपनी को सफल बना दिया। हेनरी फयोल ने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उस कंपनी को सक्सेस बना दिया, सफल बना दिया। और 30 साल जब उन्होंने अपना कंपनी में दिया और रिटायर हुए, तब उनका कंपनी जो था एक लीडिंग कोयल कंपनी था। उनका कंपनी एक लीडिंग कोयल कंपनी था। जिस समय वह डायरेक्टर का काम किए थे उस समय उनका कंपनी इंसॉल्वेंसी होने के कगार पे था। और जब 30 साल की काम करने के बाद उस कंपनी से रिटायर किए, तब उनका कंपनी जो था एक कोयल लीडिंग कंपनी था और उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रोंग हो गया था, जिसके कारण हेनरी फयोल को मैनेजमेंट ऑफ फादर भी कहा जाता है। यानी कि मैनेजमेंट का फादर जो है हेनरी फयोल को कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जिस समय उनका जो कंपनी था इंसॉल्वेंसी होने के कगार पर था। उस समय उन्होंने अपना कंपनी को एक सक्सेस बना दिया, सफलता बना दिया। और उस टाइम जब रिटायर वो कर रहे थे, उस टाइम उनका कंपनी एक कोयल लीडिंग कंपनी था और उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रोंग हो गया था। यही कारण है कि हेनरी फयोल को हम लोग फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंस कहते हैं। ठीक है ना। मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं हेनरी फयोल के द्वारा कंट्रीब्यूशन क्या था। हेनरी फयोल ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने सबसे पहले मैनेजमेंट स्किल और मैनेजमेंट टेक्निक के बीच का अंतर एक्सप्लेन किए थे। ठीक है। मैनेजमेंट स्किल और मैनेजमेंट टेक्निक के बीच में क्या अंतर होता है, उस अंतर को एक्सप्लेन किए थे। मैनेजमेंट स्किल कहने का मतलब कि कैसे हम लोग दूसरे व्यक्ति से काम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। कैसे हम लोग दूसरे व्यक्ति से काम निकाल सकते हैं। और मैनेजमेंट टेक्निक का मतलब होता है काम को कैसे करना है। तो हेनरी फयोल ने मैनेजमेंट स्किल और मैनेजमेंट टेक्निक के बीच में अंतर एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन जो थे, जो कि हम लोग पिछले लेसन में पढ़े थे, POSDC। P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग और C का मतलब कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन जो थे मैनेजमेंट का,
उसको खोज निकाले थे कौन? हेनरी फयोल। यानी कि हेनरी फयोल जो थे वह पांचों मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस को खोज निकाले थे। इसके बाद हेनरी फयोल ने 14 ऐसे प्रिंसिपल बताए हैं जो अभी तक मैनेजर जो है सब कोई यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं और उनके लिए एक गाइडलाइन के रूप में यह काम करता है। ठीक है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो हेनरी फयोल ने 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताए हैं। वो 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल अभी भी यूज हो रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपको 14 ये जो प्रिंसिपल हैं हेनरी फयोल को आपके डिस्प्ले पर दिखा दे रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और ये 14 इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तब तक आप इसको याद करके रखिए, या रट्टा मारना है रट्टा मार करके रखिए, ताकि आने वाले समय में जब अगला वीडियो आप लोग देखिए तो आपको आसान लगे। ठीक है ना। हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का खोज किए थे, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसलिए आप एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इस टॉपिक से संबंधित कोई किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे मेरे व्हाट्सएप लिंक पर जा करके वहां से पूछ सकते हैं, या तो फिर आप सीधे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए वहां से। उसके बाद हम आपका रिप्लाई, आपको सॉल्यूशन जितना जल्द हो सके हम आपको दे देंगे। ठीक है।